हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी का थीम 5 जिसका टाइटल है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स का पार्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो मेनली 3 ट्रेवलर्स थे जो कि इंडिया में आए, मतलब कि ट्रेवलर्स तो काफी आए लेकिन 3 ट्रेवलर्स मेनली इस चैप्टर में कवर किया गया है जो कि 3 अलग अलग टाइम पीरियड पे आए। एक पहला अल-बरूनी जो कि लगभग 13th सेंचुरी में आए इंडिया, और दूसरा इब्न बतूता जो कि 14th सेंचुरी में आए, और फिर लास्ट आते हैं हमारे बर्नियर जो कि 17th सेंचुरी में आए। तो पूरी मेडिवल हिस्ट्री को इन 3 ट्रेवलर्स के द्वारा कवर किया गया है कि किस टाइप की सोसाइटी उस टाइम पीरियड पे या मेडिवल टाइम पीरियड पे इंडिया में थी। ठीक है, तो अब हम इसके आगे के पार्ट में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे के पार्ट पे देखते हैं इसकी चौथी हेडिंग। तो उससे पहले मैं आपसे बोल दूं कि जो लोग भी वीडियो पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग, मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल-बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। इसकी फर्स्ट हेडिंग है ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। तो आप जैसा कि देख चुके हैं कि ट्रेवलर्स प्राय जो है एक सब कॉन्टिनेंट को दूसरे सब कॉन्टिनेंट से कंपेयर करके, ठीक है, वहां से चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपने अकाउंट्स बनाते हैं। वो जो है जिस जगह, ऑब्वियस सी बात है कि लोग जिस जगह पैदा होंगे वहां के कल्चर से, वहां के लैंग्वेज से वो फेमिलियर होंगे, लेकिन वो ट्रेवल करके अगर किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहां की चीजों से वो टोटली अनफेमिलियर होंगे। तो उन चीजों को समझने में उनको मेनली क्या क्या दिक्कतें आई, ठीक है। तो अल-बरूनी ने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब कि अल-बरूनी के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के बैरियर उन्होंने फेस किए। जो पहला बैरियर था वो मेनली लैंग्वेज का था। ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं जगह जाते हैं तो आपको लैंग्वेज आपका एक इम्पॉर्टेंट बैरियर बन सकता है, क्योंकि आप बाहर की कंट्री जाना तो दूर की बात, आप अपने ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझने में दिक्कत होती हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट बैरियर था। सेकेंड बैरियर था डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ऑब्वियस सी बात है, हर स्टेप पे, और इंडिया को तो इसी वजह से एक सब कॉन्टिनेंट, एक पूरा का पूरा एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारे रिलीजियस बिलीव्स हैं, बहुत सारे कल्चरल जो है चेंजेस हैं, बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो इसकी वजह से इंडिया को पूरा एक अलग अपना एक सब कॉन्टिनेंट ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे हर टाइप के आपको बहुत सारे कल्चर और ऑलमोस्ट हर रिलीजन आपको इंडिया में मिलेगा। तो अल-बरूनी के अकॉर्डिंग ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर था उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि अल-बरूनी बाहर से आए थे, उनकी लैंग्वेज अरेबिक थी, वो जो है अकॉर्डिंग टू कल्चर रिलीजियस बिलीफ वो मुस्लिम थे, और यहाँ पे आने के बाद भले ही यहाँ पे किंग्स जो थे, एम्परर्स थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी इंडिया की वो हिंदू थी। ठीक है, तो अगर आप ट्रेवल करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सीधे राजा के कोर्ट से राजा के कोर्ट में ऐसे ही ट्रेवल करेंगे। सॉरी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि भाई छोटी छोटी जगहों पे, कुछ आपने इसके पहले देखा कि इब्न बतूता जो है ट्रेवल करते थे, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने पैदल भी ट्रेवल किया। तो इन लोगों का ऐसा तो नहीं कि पहले एरोप्लेन या ये ट्रेन ये सब सारी चीजें थी, एक जगह से बैठे दूसरी जगह तुरंत ही पहुंच गए। और फिर ट्रेवलिंग का मतलब ही क्या हुआ? ट्रेवलिंग भाई जिसको अकाउंट्स लिखने हैं, ये सारी चीजें करनी है, तो उसको तो एक एक स्टेप जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चीजें कैसे चेंज हो रही हैं। तो ये इनके अकॉर्डिंग सेकेंड बैरियर था। ठीक है, और जो थर्ड बैरियर था इंसुलेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, यानी कि जो वहां की लोकल पॉपुलेशन होती थी, वो जिस जगह भी जाते थे वहां की जो लोकल पॉपुलेशन होती थी उनकी जो इंसुलेशन थी, मेनली संकीर्णता, यानी उनका जो थॉट होता था वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता था। ठीक है, तो अल-बरूनी क्या थे कि अल-बरूनी जो है मेनली इनका जो वर्क है वो डिपेंडेंट होता था ब्राह्मण्स के वर्क पे। ठीक है, क्योंकि इनको इन सारे बैरियर्स का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ा था, तो इनका जो वर्क था वो ब्राह्मण्स पे बहुत डिपेंड करता था। आप इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि अल-बरूनी जो थे उन्होंने ब्राह्मण्स के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड किया, उनसे संस्कृत सीखी, और इन्होंने काफी सारे सांस्कृतिक जो टेक्स्ट हैं उनका जो है अरेबिक में इन्होंने ट्रांसलेशन किया।
किसी किसी टेक्स्ट में ना इन्होंने अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस भी किए, ठीक है। तो इनका जो है मोस्ट ऑफ द वर्क जो इन्फ्लुएंस है वो ब्राह्मण से है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी सेकेंड हेडिंग पे, अल्बरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो जैसा कि आप देखेंगे इस टाइम पीरियड, मतलब मेडिवल में, एशियन टाइम पीरियड से ही आप देखते हैं, वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम था वो मतलब 4 वर्ण में डिवाइड था हमारा सोसाइटी जो था, जो कास्टिज्म थी। और लेकिन वो जो सिस्टम था वो मेनली आपके बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं था, बल्कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग था। लेकिन थ्रू द मतलब कि जब आप लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो वहां से जो आपका कास्ट सिस्टम है वो ऑन बर्थ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जिस कास्ट में पैदा होते हैं वही आपका आगे कास्ट बन जाएगा, वही आपका जो है वर्क भी बन जाएगा। इसके पहले क्या था कि जैसे आप जो काम करते हैं, अगर आप पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, वेदास को पढ़ाते हैं तो आप ब्राह्मण से, ऐसा टाइप का था। लेकिन इसके बाद से चेंज हो गया और तब से अब तक वही चला आ रहा है, ठीक है। तो अल्बरूनी का मानना यह था कि कास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में कोई यूनिक चीज नहीं थी। बाकी के और जो डिवाइडेशन था इंडिया में चार भागों में जो डिवाइड था वो भी कोई यूनिक चीज नहीं थी। एंशियंट पर्सिया जो था, ठीक है, वहां का जो कास्ट सिस्टम था वो भी 4 पार्ट में डिवाइड था। पहले में जो आते थे वो होते थे नाइट्स एंड प्रिंसेस, ठीक है, यानी कि जो क्षत्रिय, अगर आप इंडियन से कंपेयर करेंगे तो इसमें आते थे हमारे क्षत्रिय, ठीक है। और पर्सिया में जो नाइट्स और प्रिंसेस होते थे ये आते थे फर्स्ट पे। उसके बाद होते थे मोंग्स, ठीक है, मोंग्स हो गए, फायर प्रीस्ट हो गए, ये सारे। तो इसमें जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा था, जो फायर प्रीस्ट हो गए, मोंग्स हो गए, यानी कि जो ब्राह्मण्स हो गए, वो सुपीरियर होते थे इंडियन जो कास्ट सिस्टम था उसमें। उसके बाद आ गए हमारे नाइट्स एंड जो प्रिंस, राजा, छत्री हो गए, वो सेकंड पे आते थे। और एंशियंट पर्शिया में थोड़ा सा उल्टा था। और उसके बाद फिर आते हैं हमारे थर्ड पोजीशन पे जो लॉयर्स होते थे, फिजिशियन होते थे, और भी जो ट्रेड और मर्चेंट करने वाले होते थे, ट्रेडर एंड मर्चेंट्स, वो सारे थर्ड पे। और लास्ट पे आ जाते हैं हमारे पीजेंट्स, आर्टिसंस। तो टोटली इनका बताना ये था कि इंडिया में कोई कास्ट सिस्टम यूनिक नहीं था। और एंशियंट पर्सिया में भी जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट में डिवाइड थी। इनका मानना था कि काफी सारे ऐसे, मतलब कि जैसे हिंदू में क्या था कि कुछ ऐसे होते थे कि सारे मेन इक्वल नहीं होते थे। ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा सुपीरियर होते थे, शूद्रास को ये लोग काफी ज्यादा, मतलब कि उनको कोई वर्क नहीं दिया जाता था, उनका बस एक ही वर्क होता था, बाकी के 3 जो सुपीरियर वर्णाज हैं उनकी सेवा करना, दैट्स ऑल। इसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं होता था। और कुछ ऐसे भी होते थे जिनको अनटचेबल्स बोला जाता था, मलेक्षास बोला जाता था। काफी सारे जो है टेक्स्ट में उनको मलेक्षास वर्ड से भी बताया गया है। तो जो है उस अल्बरूनी का ये मानना है कि इस्लाम जो धर्म था, इस्लाम में क्या था, इस्लाम में ऐसा कोई कुछ भी नहीं था। इस्लाम का जो रोल था वो था ऑल मेन आर इक्वल, यानी सारे लोग एक समान होते हैं। और अल्बरूनी ने मेनली जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, या जो ब्राह्मण्स या जो सांस्कृतिक टेक्स्ट जो थे, पुराण, उपनिषद, उसमें जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने टोटली डिसअप्रूव किया है। पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मेनली कि जैसे कि जो चीजें बताई गई है कि हम जैसे किसी को देख लेते हैं तो हम इम्प्योर हो गए, है ना, ये सारी चीजें काफी बताए। तो उनका मेनली मानना ये है कि सारी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो खुद ही से प्योर होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो सन है, ठीक है, वो एयर को क्लीन कर देता है। जो साल्ट है वो जो है पानी में मिलके जो है जो भी सी है उसको पॉल्यूटेड होने से प्रिवेंट करता है। तो उनका मानना ये है कि जो सारी जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं इस स्टेट में वो अपने आप ही अपनी ओरिजिनल कंडीशन को रीगेन कर लेती हैं। उसमें ऐसा नहीं कि ब्राह्मण्स का कोई रोल है, उसको समाज को जो है क्या कोई शूद्रास है उनकी वजह से, अनटचेबल्स की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और ब्राह्मण्स उसको जो है पॉल्यूशन फ्री कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने इस चीज से टोटल डिनाई किया है। उसके बाद आता है एक अंत्यजा। अंत्यजा का मतलब होता है मेनली कि बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो इस सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम था, इसके बाहर जो भी पैदा होते थे, इट मीन्स मेनली वही जो कि आप देखेंगे उनको कहीं कहीं मलेक्षास या ऐसा वर्ड भी जो है इस वर्ड से भी कहीं कहीं जो है उनको मेनली कि उनको बताया गया है, ठीक है। तो ये लोग काफी थे लेकिन इनको ऐसा इनका मानना था कि जो इंडियन सोसाइटी थी उस टाइम पीरियड पे वो जो है इसको अंत्यज मानते थे, यानी कि
आउटसाइड द कास्ट सिस्टम होते थे, लेकिन वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते थे, ठीक है। वो अपने काम में उनका फायदा ले लेते थे बिल्कुल, लेकिन उनको अपने सिस्टम से बाहर रखते थे। उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर, ठीक है। तो इब्न बतूता का जो मेनली अकाउंट्स था, ठीक है, और इनका जो वर्क था वो मेनली कंपैरिजन पे डिपेंडेंट था, ठीक है। ईस्ट का वेस्ट से कंपेयर करना, ठीक है। इंडिया हो गया हमारा ईस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई हमारी इंग्लैंड जनरल में। अब पर्टिकुलरली इन्होंने फ्रांस से भी कुछ जगहों पे कंपेयर किया है। तो इनका जो वर्क था वो मेनली कंपैरिजन पे डिपेंडेंट था। तो ये जब इंडिया आए 14th सेंचुरी में, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट काफी लार्ज स्ट्रेच, मतलब लार्ज पार्ट में स्ट्रेच था। इधर चाइना से लेके पूरा ईस्ट में, चाइना से लेके नॉर्थ वेस्ट में अफ्रीका, इधर यूरोप, ये सारी जगहों पे ये ट्रेवल कर किए थे। इन्होंने काफी लंबा ट्रेवलिंग किया था इब्न बतूता ने, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद इन्होंने काजी के साथ काफी टाइम स्पेंड किया, रूलर्स के साथ काफी रहे, काफी नॉर्मल कॉमन पीपल के साथ भी इन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया, और इसकी वजह से इन्हें जो है काफी सारी लैंग्वेजेस आती थी। इनको काफी सारे थॉट्स के बारे में, यानी अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं तो आपको अलग अलग विचारों के बारे में पता चलेगा, अलग अलग टाइप की थिंकिंग के बारे में पता चलेगा, आपको अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे इतने सारे लोगों, मतलब ऑलमोस्ट ही हर टाइप के लोगों के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया था, तो इनको बहुत सारी नॉलेज थी, ठीक है। तो इनका जो अकाउंट्स था वो मेनली द कोकोनट एंड द पान, इट मीन्स कि 2 काइंड्स ऑफ प्लांट जो कि बिल्कुल ही अनफेमिलियर होते हैं, कंप्लीटली अनफेमिलियर, ठीक है। इनका जो अकाउंट था मेनली, इनका जो इन्होंने जो जिस तरीके से चीजों को डिस्क्राइब की है, तो आप इब्न बतूता की जो स्ट्रेटजी थी रिप्रेजेंट करने की चीजों को, वो मेनली थी कि एकदम अनफेमिलियर वे में चीजों को रिप्रेजेंट करना अपने ऑडियंस को, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पे, इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटीज, यानी इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज, इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या बोला है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो इंडियन सिटीज थी वो डेंसली पॉपुलेटेड थी एंड प्रॉस्परस थी, यानी कि सिटीज जो थी उसमें बहुत सारे लोग रहते थे और बहुत ही प्रॉस्परस, यानी कि बहुत ही ज्यादा रिच एक तरीके से आप बोल सकते हैं सिटीज थी इंडिया में। और जो दिल्ली के बारे में उन्होंने बताया कि दिल्ली एक वास्ट सिटी थी उस टाइम पीरियड पे, और इसकी बहुत ही ज्यादा ग्रेट पॉपुलेशन थी। दिल्ली अभी भी देखेंगे कि काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, उस टाइम पे भी सेंटर हुआ करता था पूरे जो है इंडिया का दिल्ली। तो दिल्ली उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी थी और बहुत ही वास्ट और प्रॉस्परस सिटी थी। दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, वहां पे क्या था कि नो लेस एंड इजली राइवल दिल्ली इन साइज, यानी कि साइज में वो दिल्ली से तो कम नहीं था, ठीक है, जो दौलताबाद था, ठीक है, और वो किसी भी मामले में दिल्ली से कम नहीं था। वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी और बहुत सारी वहां पे भी बहुत ज्यादा जो है पॉपुलेशन था। उसके बाद फिर इन्होंने इंडिया के जो बाजार थे उसके बारे में, जो मिडिवल टाइम पीरियड पे था, तो इनका मानना था कि जो बाजार थे उस टाइम पीरियड पे इंडिया में, वो मेनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए होते थे, सोशल एंड कल्चरल हब होता था, मॉस्क होते थे, टेम्पल्स होते थे, ठीक है, तमाम टाइप के परफॉर्मेंसेस होते थे, डांसर्स, म्यूजिशियन, सिंगर्स, इन लोगों का जो है पब्लिक परफॉर्मेंस होता था, ठीक है। तो बाजार जो होता था वो सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का प्लेस नहीं होता था कि जैसे मार्केट है तो वहां पे बस चीजें ही खरीदी बेची जाएंगी, सामान ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे काफी चीजें होती थी, ठीक है, मॉस्क हो गया, टेम्पल हो गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। इवन पब्लिक परफॉर्मेंस भी होता रहता था, कोई सिंगिंग कर रहा है, डांसिंग मतलब कोई डांस कर रहा है, म्यूजिशियंस परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इन्होंने जो है उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो है इंडिया के जो टाउन्स थे उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। मेनली हिस्टोरियंस जो है जो होते हैं वो वेल्थ जो होता है, ठीक है, विलेज का, तो जो टाउन्स में इतनी सारी वेल्थ होती थी, ठीक है, अगर कोई भी टाउन जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस है, तो इनका जो मानना था कि वो ये था कि जो विलेज का सरप्लस होता है वो घूम फिर के टाउन्स में आता है एंड फिर वो सिटी में जाता है और फिर स्टेट में जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, विलेज में जो पीजेंट्स होते थे वो अपने यूज के लिए चीजें रख के बाकी वो टाउन्स में जो ट्रेडर्स मर्चेंट्स होते थे वो उनको बेच देते थे, ठीक है, और फिर वो आगे उसका ट्रेड करते थे, उन्हें और महंगे दामों पे, यानी कि अपना और प्रॉफिट निकाल के उसको बेचते थे। तो ये सारा काम, और जो मेनली ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, ये सारे होते थे, ये टाउन्स में होते थे। तो ऑब्वियस सी बात है टाउन्स काफी ज्यादा
प्रॉस्परस होते थे उस टाइम पीरियड पे। तो इन्होंने जो है जो इंडियन एग्रीकल्चर था, ठीक है, इन्होंने माना है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव था। और वो इतना प्रोडक्टिव क्यों था? क्योंकि एक साल में यानी 2 क्रॉप्स अ ईयर, यानी एक साल में 2 क्रॉप्स उगाई जाती थी उस टाइम पीरियड पे, 2 फसलें होती थी। यानी कि जैसे कि जो सीजन डिवाइड होता था, एक राबी सीजन हो गया, एक खरीफ सीजन हो गया। तो इसमें क्या होता था कि 2 टाइप्स की जो होती थी कि इनको जो है डिवाइड, सॉरी 2 टाइप्स में पूरा साल जो है, सॉरी 2 क्रॉप्स में डिवाइड होता था। और पूरे साल में 2 क्रॉप्स, जैसे कि आप अभी भी देखते होंगे कि गेहूं और चावल। अगर आप साल भर में देखते हैं तो गेहूं और चावल मेनली ये 2 फसलें होती हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग जैसे और भी सारी फसलें हो गई उनको करते हैं, तो उसके लिए कभी कभी पूरा साल भी लग जाता है किसी किसी फसल में, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बताया इंडियन टेक्सटाइल के बारे में, पर्टिकुलरली कॉटन, जिससे कि बहुत ही ज्यादा कॉटन के क्लोथ्स, फाइन मसलिन हो गए, सिल्क हो गया, ब्रोकेड एंड सैटिन हो गया, ये सब इंडियन जो टेक्सटाइल है ये मेनली बहुत ही ज्यादा फेमस था। और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती थी वेस्टर्न कंट्रीज में, और यहाँ से ये भर भर के जाता था। यानी कि इसी की वजह से जो है काफी सारे ब्रिटिशर्स भी एक टाइम पीरियड पे आए थे। आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे आगे किस तरीके से इंडिया गुलाम हुआ, तो ये उसमें बहुत बड़ा रीजन था। इंडिया का जो कॉटन था, फाइन मसलिन था, सिल्क, ब्रोकेट, सैटिन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इब्न बतूता ने काफी टाइप के जो है और काफी फाइन मसलिन, ऐसा बोला जाता था कि यहाँ पे जो मसलिन होता था मेनली, जो आपने कश्मीरी सॉल सुना होगा कि, तो कश्मीरी सॉल का मतलब ये होता था कि एक रिंग, एक छल्ला जो होता है पहनने वाला, कश्मीरी सॉल जो होती थी एक पूरी, वो उसमें से छल्ले में से खींच लो तो पूरी निकल जाती थी, इतनी सॉफ्ट होती थी, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि मेनली जो है माना जा, सॉरी हाँ, तो ऐसा उस टाइम पीरियड पे माना जाता था। तो ये सारी चीजें इसलिए इतनी फेमस थी, और इसको मेनली जो रिच होते थे, नोबेल्स होते थे, वही इन सब चीजों को पहन पाते थे और वही इनको यूज करते थे, ठीक। उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने बताया कि इंडिया में जो था वो एक यूनिक सिस्टम था कम्युनिकेशन का। मतलब कि जो मर्चेंट्स थे वो जो है एक जगह से, मतलब कि अगर वो जैसे ट्रेड रूट्स है, वो सामान को ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए, तो जगह जगह पे काफी सारे इन्स और गेस्ट हाउसेस बने होते थे, ठीक है, कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो रास्ते में। और उसके बाद सड़क के किनारे जो है सराय बोला जाता था उनको कहीं कहीं, तो सराय वगैरह भी पानी वानी के लिए, रुकने के लिए, इन सब चीजों के लिए बना होता था, ठीक है, मर्चेंट्स को और भी ज्यादा इंकरेज करने के लिए। और जो ट्रेड रूट्स होते थे, ठीक है, गेस्ट हाउस वगैरह। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज था वो मेनली था पोस्टल सिस्टम उस टाइम पीरियड का। तो पोस्टल सिस्टम में क्या होता था कि जैसे कि कोई, आप आज देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के पोस्टल सिस्टम है। आपको कोई भी चीज पहुंचानी है तो आप मेनली स्पीड पोस्ट से, आपको किसी भी जगह, आपको इवन कितनी भी दूर पहुंचाना हो, स्पीड पोस्ट से मैक्सिमम 2 से ढाई दिन में वो चीज आपकी पहुंच जाती है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे इतना इजिली नहीं होता था चीजों को पहुंचाना। तो उस टाइम पीरियड का जो पोस्टल सिस्टम था वो मेनली जो है 50 दिन लेता था। अगर कोई चीज हमें सिंध से लेके किसी स्पाइस के द्वारा दिल्ली भेजनी है, ठीक है, तो वो 50 दिन लग जाते थे उस चीज को सिंध से दिल्ली आने में, ठीक है, जो उस टाइम पीरियड का पोस्टल सिस्टम था। लेकिन फिर उस पोस्टल सिस्टम को वैसे सुधार किए गए, तो उस फिर क्या हुआ, सुधार करने के बाद जो हुआ, उस सुधार करने के बाद पोस्टल सिस्टम जो था उसमें अब जो है क्या होता था, सिर्फ 5 दिन लगते थे सिंध से दिल्ली पहुंचने में। तो सोचिए, जहां 50 दिन लगते थे अब उस पोस्टल सिस्टम में 5 दिन लगते थे। तो वो पोस्टल सिस्टम क्या था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 50 दिन से सीधे 5 दिन। तो पोस्टल सिस्टम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड था, या 2 टाइप का पोस्टल सिस्टम था उस टाइम पीरियड पे। एक हो गया हमारा हॉर्स पोस्ट, दूसरा हो गया फुट पोस्ट। हॉर्स पोस्ट जिसको कि उलूक भी बोला जाता था, और फुट पोस्ट जिसको कि दावा बोला जाता था। तो हॉर्स पोस्ट में क्या होता था मेनली कि एक जो है कोई भी पोस्टमैन आप बोल लीजिए, कोई भी एक पर्सन जो है वो जो है जो भी न्यूज या जो कुछ भी पहुंचाना होता था एक दूसरी जगह पे, उसको पूरा जो है लेता था न्यूज को, और वो घोड़े से एक जगह से दूसरी जगह उस चीज को पहुंचा देता था। ये हो गया हमारा हॉर्स पोस्ट। और जो फूट पोस्ट होता था यानी कि दावा, ये मेनली होता था कि 1-1 किलोमीटर पे, या जैसा भी उस टाइम पीरियड पे डिस्टेंस डिवाइड हो, मेनली तो जहां तक ज्यादातर 1-1 किलोमीटर या कुछ कुछ दूर पे, उस टाइम पे लेंथ जो 2 क्यूबिट होती थी डिवाइड, ऐसा कुछ था।
तो उस टाइम पीरियड पे थोड़ी थोड़ी दूर पे, मतलब अगर आप ले लीजिए तो लोग खड़े होते थे कुछ कुछ गाँव में, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जैसे एक जगह से, जैसे आप अभी ओलंपिक्स में देखेंगे, ओलंपिक्स में जो ओलंपिक की मसाल होती है वो मेनली क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही ले जाई जाती है भाई। एक जो है मसाल लेके दौड़ता है, थोड़ी दूर बाद दूसरा उसको चेंज करके फिर वहां से फुल स्पीड में वो दौड़ता है। तो मेनली वही प्रोसेस फूड पोस्ट में होता था कि एक इंसान जो है पोस्ट लेके, यहाँ से न्यूज लेके, जो भी समाचार या जो कुछ भी पोस्ट पहुंचाना होता था, तो एक जगह से लेके आदमी एक दौड़ता था और अपनी फुल स्पीड में फुल एनर्जी के साथ दौड़ता था, और दौड़ता हुआ वो आगे जाता था। थोड़ी दूर पे फिर उसको वहां पे रुकना होता था, वहां पे एक दूसरा आदमी खड़ा होता था और वो उससे न्यूज लेके, वो पहला वाला वहीं पे रुक जाता था और दूसरा वाला उस न्यूज को लेके अपनी फुल एनर्जी के साथ दौड़ते हुए आगे बढ़ जाता था। तो इसी तरह कर करके वो अपनी लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचते थे, और बीच में काफी सारे लोग ऐसे ही चेंज करते हुए न्यूज को ले जाते थे। तो ये मेनली होता था फूड पोस्ट यानी कि दावा में। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट। तो आपने देखा कि इब्न बतूता ने किस तरीके से सारी चीजों को डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो फ्रेंकोइस बर्नियर जो थे, उनका जो था मेनली हिस्ट्री को या उस टाइम पीरियड की जो चीजें थी उसको जो है डिफाइन करने का तरीका, डिस्क्राइब करने का, वो था मेनली कंपेयर करना, ठीक है। इंडिया और यूरोप को कंपेयर करना, ठीक है। इंडियन जो चीजें थी, इंडियन कल्चर था, इंडियन थॉट था, इंडियन सिस्टम था, कास्ट सिस्टम हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गई, इंडियन मर्चेंट्स, इंडियन ट्रेड हो गया, इन चीजों को यूरोपियन चीजों से कंपेयर करना, और फ्रांस से भी कभी कभी उनका कंपेरिजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इनका एक जो डिटेल्ड अकाउंट है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। ये फ्रेंकोइस बर्नियर का है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, एक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल इंसाइट एंड रिफ्लेक्शंस के साथ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा है इसमें इन्होंने, ठीक है। तो काफी ज्यादा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करके, तो इनका मानना, इनका जो है मेनली था कि इंडिया जो है इंफीरियर है वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में, यानी कि इंडियन जो लोग हैं वो काफी पिछड़े हुए हैं, काफी इंफीरियर, इन्होंने एक तरीके से नीचा दिखाया है, इन्होंने बहुत नीचे समझा है इंडिया को। तो अब हम देखते हैं इनकी फर्स्ट हेडिंग, इसकी क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप। तो इन्होंने यहाँ की जो मेनली लैंड सिस्टम था उसके बारे में इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। तो इनका मानना, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है इंडिया में मुगल पीरियड में क्या था, मुगल इंडिया में लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, यानी कि सारी की सारी जो लैंड था, ठीक है, वो मुगल इंडिया में क्या था कि पूरा का पूरा स्टेट के पास होता था। जैसे कि आप मुगल इंडिया में देखेंगे, मेनली अकबर के टाइम पे लैंड जो है 4 पार्ट में डिवाइड थी, जिसमें कि एक खालसा लैंड हो गई, ठीक है। तो खालसा क्या लैंड क्या होती थी, वो पूरी की पूरी सेंटर की लैंड होती थी। उसके बाद कुछ लैंड्स जागीर में भी दी जाती थी, तो इस टाइप से लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो इनका मानना था कि जो मुगल इंडिया था उसमें लैंड जो है जागीरदार होते थे, जमींदार होते थे, इन सब के पास अपनी लैंड नहीं होती थी, पूरी लैंड जो है मुगल इंडिया यानी स्टेट के पास होती थी। और यूरोप में ऐसा नहीं था, यूरोप में क्या होता था कि लोग प्राइवेटली जो है अपनी लैंड ओन करते थे, यानी उनकी खुद की होती थी। और इन्होंने बताया कि जो सिस्टम था लैंड का वो नॉन हेरिडिटेरी था। नॉन हेरिडिटेरी का मतलब कि अगर हमारे पास लैंड है तो आज क्या होता है कि हेरिडिटेरी लैंड सिस्टम है, यानी कि जो आपके फादर की लैंड है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, उस पर कोई उससे आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पीरियड पे जो लैंड था मुगल इंडिया में वो जो है कुछ आपके पास परमानेंटली, जैसे कि जमींदारी और जागीरदारी 2 होता था। तो जो जमींदारी होता था उसमें मेनली लैंड आपकी कुछ कुछ केसेस में परमानेंट कहीं कहीं मिली है, लेकिन जागीरदारी में लैंड आपकी परमानेंट नहीं होती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि अगर स्टेट में जो भी है, एम्परर है, हमारा किंग है, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप जो नोबेल्स है वो अगर उनको किसी भी जगह पे, भाई नोबेल्स की जो होती थी वो खुद की आर्मी होती थी, खुद की अपना उनका मिलिट्री होती थी, तो वो अगर उसको सपोर्ट नहीं करता है किसी भी वजह से, किंग की और नोबेल जो भी है उनसे उनकी अनबन हो गई, तो वो उनसे सारा कुछ छीन सकते थे, ऐसा पावर रखा जाता था, ठीक है। इब्न बतूता का मानना था कि इंडिया में का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा र्यूनेशन था, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बर्बाद
मतलब कि एक यूनिफॉर्म लेवल पे बहुत ही ज्यादा बेकार एग्रीकल्चरल सिस्टम था। और यहाँ पे एक्सेसिव ऑपरेशन होता था पीजेंट्स का, यानी कि जो पीजेंट क्लास होती थी, जो किसान वर्ग था इंडिया में, उनका बहुत ही ज्यादा एक तरीके से शोषण होता था उस टाइम पीरियड पे। और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑल सेक्शन का बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन होता जा रहा था। ऑब्वियस सी बात है, अगर पीजेंट्स का जो है आप इतना ज्यादा उनको ऑप्रेस्ड करेंगे, इतना उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा पीजेंट्री का, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिक्लाइन करेगा। एक्सेप्ट द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी, यानी जो रूलिंग एरिस्टोक्रेसी थी, जो नोबेल्स होते थे, आपके किंग्स हो गए, जो नोबेल्स हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, यानी जो अपर कास्ट वाले या अपर पोस्ट वाले होते थे, उनके अलावा जितने भी लोग थे, उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो हो रहा था वो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो रहा था। इब्न बतूता का मानना था कि देयर इज नो मिडिल स्टेट इन द इंडिया, यानी कि इंडिया में कोई मिडिल स्टेट नहीं थी। अगर कोई था तो वो बहुत गरीब था, मतलब कि अगर कोई गरीब है तो वो बहुत गरीब है, और अगर कोई अमीर है तो वो बहुत अमीर है। जैसे कि आज के टाइम पीरियड पे क्या है कि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। एक हमारी हायर क्लास हो गई, एक मिडिल क्लास हो गई, एक लोअर क्लास हो गया, ठीक है। अब उसमें भी अब आज के टाइम पीरियड पे आप देखेंगे तो इसमें भी इसमें भी बहुत सारे डिवाइड, जैसे कि अगर आपका मिडिल क्लास है तो उसमें भी हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, ठीक है, उसमें भी डिवाइड हो गया है। हायर क्लास में भी काफी सारे डिवाइड है, मतलब हायर क्लास है, मतलब एकदम ही हायर क्लास, यानी कि टाइप हो गए हमारे ये, मतलब कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े वो सब हो गए। एक हो गए कि जो है मिडिल हायर क्लास, यानी कि जो एक बिलियनियर हो गए, फिर मिलियनियर आ गए, इस टाइप से। और आपकी मिडिल क्लास में हो गए एक जो हायर मिडिल क्लास है, ठीक है, अपर मिडिल क्लास हो गए, फिर मिडिल क्लास जो मेनली गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो मेनली मिडिल क्लास में आते हैं। एक लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, जो कि लोअर क्लास में तो नहीं है लेकिन वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास में भी नहीं है, यानी कि आप बोल सकते हैं जिनकी अर्निंग 30 to 35,000 होती है, ठीक है, वो आ गए मेनली लोअर मिडिल। वो भी ये जो है 30 to 35,000 जो है वो लोअर मिडिल क्लास में आएगा आपका किसी छोटी सिटी में। अगर आप किसी बड़ी सिटी में, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं तो वहां पे ये तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता, ये तो आपके लोअर क्लास में आ जाएगा। तो सिटी के अकॉर्डिंग भी आपका जो है स्टेटस जो है वो वेरी करता है। तो उनका मानना क्या था उस टाइम पे, जो मुगल इंडिया था उसमें उनका मानना था, इब्न बतूता था, कि वहां पे कोई मिडिल स्टेट था ही नहीं। रिचेस्ट जो रिच था वो बहुत ही ज्यादा रिच था, मतलब वो रिचेस्ट था, और जो पुअर था वो पुअरेस्ट था, मिडिल क्लास कुछ नहीं था, ठीक है। और जो वहां का किंग होता था, यानी कि जो मुगल इंडिया में जो किंग था वो क्या होता था, वो बेगर्स एंड बारबेरियंस का किंग होता था, ठीक है। मतलब उनकी जो प्रजा थी उस टाइम पीरियड पे, उसको उन्होंने नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पीपल थे उसको, उन लोगों को उसने जो है क्या बोला है, बेगर्स एंड बारबेरियंस, ठीक है। तो और बोला है कि जो समाज था, ठीक है, वो क्या था, वो इल एयर था, यानी कि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड, यानी कि इस टाइप की थिंकिंग से, जैसे कि काफी सारी चीजें ऐसी फैली हुई थी, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इल एयर था। एंड ओवर स्प्रेड विद बुशेस, ठीक है, यानी इसी टाइप के थॉट्स के साथ बहुत ही ज्यादा ओवर स्प्रेड थी चीजें जो है समाज में, फील्ड में। तो ये इनका मेनली मानना था। तो इनका एक मानना था कि जो क्राउन ओनरशिप थी लैंड की, वो जो है क्राउन ओनरशिप थी, यानी कि वही जो अभी आप इसके पहले देख चुके हैं कि जो लैंड होती थी वो पूरी की पूरी स्टेट के पास में होती थी। अबुल फजल भी एक जो है ट्रेवलर ही थे। तो अबुल फजल ने बोला है कि लैंड रेवेन्यू जो थी एज रिन्यूमरेशन ऑफ सोवर्निटी, यानी जो लैंड रेवेन्यू होता था वो जो सोवर्निटी, यानी कि जो राज्य या जो भी राज सत्ता थी उस टाइम पीरियड पे, उसका रिन्यूमरेशन होता था, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उससे एक तरीके से पूरा स्टेट चलता था। यानी कि एग्रीकल्चर आज भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की ऑलमोस्ट 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो उस समय में भी बोला गया है कि जो लैंड रेवेन्यू है वो बहुत ही ज्यादा रिन्यूमरेट है जो है सोवर्निटी के लिए। और जो लैंड रेवेन्यू का डिमांड या जो टैक्स लिया जाता है क्रॉप्स के ऊपर, वो प्राय जो है क्या होता था, काफी हाई होता था, क्योंकि उसी के बेसिस पे जो है स्टेट चलता था, मतलब कि काफी सारी चीजें परफॉर्म की जाती थी, होती थी। तो जो लैंड रेवेन्यू डिमांड होती थी या जो टैक्स होता था क्रॉप पे, वो काफी ज्यादा हाई होता था, ठीक है। तो और जो है इसके अलावा अबुल फजल जो कि उन्होंने बोला, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू 18th सेंचुरी में उन्होंने इस चीज को जो है बोला, यानी कि जो सारी चीजें उस टाइम पीरियड पे हो रही थी ये सब, उसको उन्होंने बोला है कि ये जो है क्या है कि ये
जो है डेवलप ऑफ आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। उन्होंने इसको ओरिएंटल डिस्पोटिज्म नाम दिया है, ठीक है। कि उनके अलावा उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एशिया के रूलर्स थे वो जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी इंजॉय करते थे, यानी कि उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर जो उनके नोबेल्स थे उसके ऊपर उनकी जो है क्या होती थी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती थी उनके ऊपर। उनको जो है रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता था, ठीक है। सारी की सारी लैंड जो होती है वो किंग की प्रॉपर्टी होती थी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अकॉर्डिंग टू उनके मतलब कि मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो सारे लोग होते थे एक्सेप्ट एम्परर एंड हिज नोबल्स, ठीक है, वो बेयरली सरवाइव करते थे, यानी कि वो अपना सर्वाइवल मैनेज करना उनके लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाता था। वो मतलब इतने ज्यादा उनकी इतनी कंडीशन ऑर्डिनरी पीपल की खराब होती थी उस टाइम पीरियड पे। तो इसको मेनली मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला है कि आइडिया ओरिएंटल डिस्पोटिज्म बोला है, आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। उसके बाद हम आते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। उन्होंने इस चीज को क्या बोला है 19th सेंचुरी में, उन्होंने बोला है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो उन्होंने इसको क्या किया कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इन्होंने बोला है। उनका मानना ये था कि इंडिया में जो है क्या है और जो अदर एशियन कंट्रीज हैं उसमें जो कोलोनाइलिज्म, यानी कि कोलोनाइलिज्म पीरियड मेनली माना जाता है जब अंग्रेज इंडिया में आए, ठीक है। तो उसके पहले यानी बिफोर कोलोनाइलिज्म जो सरप्लस था वो जो है स्टेट के द्वारा ही पूरा का पूरा सरप्लस अप्रोप्रिएट किया जाता था, लिया जाता था, ठीक है। और जो सोसाइटी होती थी उसके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती थी। जो विलेज कम्युनिटी होती थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि इमरजेंसी सोसाइटी नहीं होती थी, ठीक है। बहुत आप बोल सकते हैं बहुत ऑप्रेस्ड क्लास होता था जो विलेज सोसाइटी होती थी, ठीक है। जो विलेज कम्युनिटी होती थी उनका इंपीरियल कोर्ट में कोई कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं होता था, ठीक है। उनका मतलब कि उनका खुद का सरप्लस जो कि उन्हीं का होता है, जो फुल फ्लो ऑफ सरप्लस होता था वो पूरा का पूरा यूज जो है वो स्टेट करता था, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग आए, ठीक है। उन्होंने अलग अलग उस टाइम पीरियड पे की जो चीजें थी उसको अलग अलग टाइप से उन्होंने डिफाइन किया कि उस टाइम पीरियड पे क्या था कैसा था। जो बिग जमींदार्स होते थे वो जो है बहुत ज्यादा सुपीरियर राइट्स जो है एंजॉय करते थे लैंड पे। जो अनटचेबल्स लैंडलेस लेबरर्स होते थे और ठीक है उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी थी। जो कुछ बिग पीजेंट्स भी होते थे जो कि हायर्ड लेबर्स रखते थे, तो वो क्या करते थे कुछ ऐसे मतलब जो लेबरर होते थे मेनली जो कुछ होते थे घूम घूम के काम करते थे भाई। जितनी उनके पास लैंड है उस पर उनका जो है जो फैमिली है उनका वो सरवाइव नहीं, उनका सर्वाइवल चल पा रहा है तो वो दूसरे की लैंड पे भी काम करते थे। तो ऐसा भी मेनली होता था। तो वो मतलब कि अपने सबसिस्टेंस के लिए वो बहुत मुश्किल से मतलब कि उसको चीजें इकट्ठा कर पा रहे थे, यानी अपने खाने के लिए अनाज सरप्लस क्रिएट करना तो दूर की बात है। जो कॉमन पीपल थे, पीजेंट्स थे मेनली, कुछ पीजेंट्स, और मतलब कि वो अपने खाने भर की चीजें भी नहीं कर पा रहे थे, यानी बेयरली वो उसको भी प्रोड्यूस कर पा रहे थे। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, यानी कि उस टाइम पीरियड पे सोशल रियलिटी क्या थी। तो इब्न बतूता ने बोला है कि जो सोशल रियलिटी थी उस टाइम पीरियड पे वो मेनली था कि मुगल स्टेट एज टायरेनिकल, यानी कि उन्होंने मुगल स्टेट को बहुत ही ज्यादा तानाशाही, टायरेनिकल मतलब तानाशाही के तरीके से बताया कि बहुत ज्यादा तानाशाही था वहां पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स क्या थे वो डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स डिक्लाइन हो रहा था और जो मैन्युफैक्चरर्स हो तो वो एक्सपोर्टेड हो रहे थे एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, यानी गोल्ड एंड सिल्वर के लिए जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स थे उनको एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा था। यानी कि जैसे यहाँ की चीजें थी कॉटन हो गया, मसलिन हो गए, इन चीजों को और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, इन सबको क्या किया जाता था एक्सपोर्ट किया जाता था गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, ठीक है। और 17th सेंचुरी में लगभग 15% ऑफ पॉपुलेशन क्या होती थी वो टाउन में रहती थी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जो मतलब मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जो खरीदने बेचने वाला काम करते थे, ये सारे लोग कहाँ रहते थे मेनली टाउन्स में रहते थे, क्राफ्ट पर्सन वगैरह, ठीक है, फिजिशियन वगैरह। और जो मुगल सिटीज था वो एज अ कैंप टाउन, इन्होंने बताया है कि जो मुगल सिटीज थी वो कैंप टाउन की तरह थी, यानी कि जैसे कि काफी सारे टाउन्स मिलके एक सिटी बना दिए तो इस टाइप से थी कैंप टाउन, यानी कि काफी सारे टाउन है उसके बीच में काफी इंपॉर्टेंट टाउन है। तो वो एक तरीके से होता है ना कि जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो वहां पे कैंप बनाते हैं काफी, जैसे हम कहीं पे गए तो भाई ये हमारा कैंप है, जैसे कि मिलिट्री कैंप्स होते हैं तो नॉर्मल लोगों के बीच में मिलिट्री का कैंप, तो इसी तरीके से उन्होंने बताया जो मुगल सिटीज थी वो कैंप टाउन थी। तो टाउन्स उन्होंने बताया कि टाउन्स में होता है जैसे कि
टाउन्स में मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स होते थे, ट्रेडिंग टाउन्स होते थे, पोर्ट टाउन्स होते थे, सीक्रेट सेंटर्स होते थे, पिलग्रिमेज टाउन्स होते थे, यानी कि अलग अलग, जैसे कि एक कैंप हो गया, ठीक है, एक जगह हो गई पर्टिकुलर, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर वर्क ही होता है, जैसे कि एक जगह है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक जगह है वहां पे ट्रेडिंग होती है, एक जगह है वहां पे पोर्ट्स हैं, चीजें आती जाती हैं, ठीक है। एक सेक्रेट सेंटर हो गया हमारा, यहाँ पे जो है कि मंदिर वगैरह है, मॉस्क है, ये सारी चीजें हो गई। एक पिलग्रिमेज टाउन्स हो गया, सारे जो उसी के बगल में मान लीजिए बना दीजिए, वहां पे जो पिलग्रिमेज होते हैं वो आते हैं, रुकते हैं, रहते हैं। तो ऐसे क्या है कि ऐसे ऐसे कैंप वाइज में डिवाइड थे, ठीक है, एक एक जगह पे एक एक सारी एक एक चीजें होती थी। तो उस टाइम का सिस्टम मेनली इन्होंने बताया कि कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज। कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज का मतलब हो गया कि आपका कास्ट जो है आपके ऑक्यूपेशन से रिलेट करता था। जैसा कि आप लेटर वैदिक पीरियड से ही देखते आ रहे होंगे कि जो हमारा कास्ट होता था वो हमारे बर्थ पे डिपेंड करता था। तो अगर हम क्षत्रिय में पैदा हुए हैं तो हमें वॉरियर ही बनना है, ऐसा था उस टाइम पीरियड पे। अगर हम ब्राह्मण में जन्म लिए हैं तो बॉर्न हुआ है हमारा, तो हम जो है टीच करेंगे, रीड करेंगे वेदास को, ठीक है, पढ़ना लिखना ये सारा काम हमारा होगा, ठीक है। और अगर हम जैसे कि आ गए, हमारा वैसे आ गया इसमें है, तो हमें फिजिशियन हो गया, इंजीनियर हो गया, क्राफ्ट पर्सन हो गए, मतलब ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये सारी चीजें करनी है, पीजेंट्स वगैरह। और जो फोर्थ हो गया लास्ट हमारा शूद्र, उसमें हमें इन तीनों की सेवा करनी थी। क्या होता था मेनली कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज होती थी, ठीक है, यानी हमारा ऑक्यूपेशन हमारे कास्ट से रिलेट होता था। तो उन्होंने बोला है कि जो ऐसे टाउन्स में मेनली क्या होते थे कि महाजन होते थे इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। जो कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज होती थी इनको मैनेज करने के लिए मेनली महाजन होते थे। और काफी सारे ऐसे अलग अलग ट्रेड के अलग अलग महाजन होते थे। तो इन सारे महाजन का जो चीफ होता था उसको सेठ बोला जाता था। और जो अर्बन सेंटर्स, ठीक है, और ये जो अर्बन सेंटर्स होते थे, ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद हो गया हमारा एक अर्बन सेंटर, ठीक है। तो अहमदाबाद जैसे कि अर्बन सेंटर हो गया, तो अब ये अर्बन सेंटर है, ये सिटी है एक अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर सेठ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नगर सेठ होगा, यानी ये काफी सारे महाजन्स का सेठ होगा। लेकिन चूंकि ये अर्बन सेंटर में, सिटी में है, तो ये नगर सेठ हो गया, ठीक है। और काफी सारी प्रोफेशनल क्लासेस होती थी उस टाइम पीरियड पे, जैसे कि फिजिशियन हो गया, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, पेंटर्स हो गया, आर्किटेक्ट्स हो गए, म्यूजिशियन, कैलीग्राफिस्ट, इस एटसेट्रा। ये सारे क्या होते थे, मेनली प्रोफेशनल क्लासेस होती थी उस टाइम पीरियड की, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग पे, जो है वुमेन, स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स। अब हम देखेंगे इसमें वुमेन्स की क्या कंडीशन थी, वुमेन्स के बारे में इब्न बतूता ने क्या इब्न बतूता ने, बर्नियर ने क्या डिफाइन किया कि वुमेन्स की कंडीशन मुगल इंडिया में कैसी थी। तो उनका मानना था कि जो सोशल इनइक्विटीज थी, ठीक है, उनको बहुत ही ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता था, एज अ नेचुरल लिया जाता था इस स्टेट ऑफ अफेयर्स को। यानी कि वुमेन की कंडीशंस अगर बुरी थी तो उसको वो मतलब सोशल इनइक्विटीज नहीं मानते थे कि ये हमारी सोसाइटी की गड़बड़ी है, या ये हमारी सोसाइटी की जो है एक तरीके से मतलब अच्छी चीज नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। वो इसको ऐसा नहीं लेते थे, वो इसको लेते थे कि अगर वुमेन्स की कंडीशन ऐसी है तो वो नेचुरल है, ये मतलब एक बोला जाता है ना कि आदिकाल से ऐसे चला आ रहा है, तो इसको ऐसे लिया जाता था एज ए नेचुरल कि हाँ वुमेन्स की यही कंडीशन होनी चाहिए, ये मान के काम किया जाता था। और वहां पे क्या था मेनली सोसाइटी में वुमेन्स का क्या कंडीशन थी कि स्लेव्स जो होती थी वो ओपनली सोल्ड किया जाता था मार्केट्स में, ठीक है, और एक्सचेंज किया जाता था एज अ गिफ्ट स्लेव्स को। स्लेव्स में काफी ज्यादा वुमेन्स भी होती थी स्लेव्स में, तो इनको ओपनली जो है मार्केट में स्लेव किया जाता था। और इब्न बतूता ने अपने अकाउंट में लिखा है कि ये जब इंडिया आए थे, सिंध जो है जब ये आए थे, तो इन्होंने परचेज किया था हॉर्सेस, कैमल्स एंड स्लेव्स, ठीक है, गिफ्ट देने के लिए। ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के जो है टाइम पीरियड पे आए थे, उन्हीं के कोर्ट में आए थे, तो उनको गिफ्ट देने के लिए इन्होंने हॉर्स खरीदे थे, कैमल्स लिए थे, एंड काफी सारी स्लेव्स भी उन्होंने एज अ गिफ्ट देने के लिए उन्होंने लिया था। और बताया जाता है कि जो स्लेव्स थी उनका मेनली यूज जो है डोमेस्टिक लेबर के लिए भी किया जाता था, और स्लेव्स काफी लो प्राइस पे मिल जाते थे, ठीक है, तो उनको जो है काफी लो प्राइस पे खरीद के उनको डोमेस्टिक लेबर के लिए भी यूज किया जाता था, ठीक। बर्नियर का मानना था कि जो प्रैक्टिस ऑफ सती था वो उसके बारे में बर्नियर्स ने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ सती यानी कि जब अगर किसी
औरत है कोई, ठीक है, उसका अगर उसके आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी चिता के साथ जो मतलब उसकी बीवी है, वाइफ, उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था, ठीक है। ये मेनली होती थी सती प्रथा। तो उसमें क्या होता था, बर्नियर ने इसको काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका दिया, डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने बताया कि कभी कभी कुछ औरतें तो अपनी मर्जी से मतलब कि चिता में जल जाती थी, कि भाई उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ जल जाएंगी, लेकिन कुछ औरतें ऐसा नहीं चाहती थी कि वो जलें, ठीक है, वो जीना चाहती थी, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती अकॉर्डिंग टू सती प्रथा, कि हाँ ये प्रथा है पुराने टाइम से चली आ रही है, और उनको चिता में उनके साथ ही जला दिया जाता था जिंदा, ठीक है। ये इसको बर्नियर ने, सोशल इनिक्विटीज थी ये सारी उस टाइम पीरियड पे। और इन्होंने बताया कि वुमेन लेबर के बारे में, वुमेन लेबर यानी कि एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, यानी ऐसा नहीं था कि वुमेन्स का काम सिर्फ, जैसे कि एक सर्टेन टाइम पीरियड पे देखेंगे आप एंशियंट में देखेंगे कि वुमेन्स का काम क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर का संभालना, यानी कि उनका किचन संभालना हो गया, घर की जिम्मेदारी, मतलब ये सारी चीजें औरतों का काम होता था। लेकिन इस टाइम पीरियड पे क्या होता था, वुमेन लेबर भी था, यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड में भी वुमेन काम करती थी, एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी उनका वर्क होता था, यानी कि वर्क के लिए यहाँ पे कोई भी वो नहीं था जो है किसी भी टाइप का अनफेमिलियर आप बोल सकते हैं, किसी भी टाइप का कि नहीं उनको मौका, काम मतलब उन्हें वुमेन्स का काम हर जगह चाहिए था। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि वुमेन्स की कंडीशन उस टाइम पीरियड पे बहुत ही ज्यादा खराब थी, ठीक है। बहुत लो प्राइस पे उनको डोमेस्टिक लेबर के लिए खरीद लिया जाता था, ठीक है, और जहाँ पे वो उनका जो है कुछ भी काम उनसे कराया जाता था, ठीक है, और लाइफ टाइम, यानी एक बार आपने किसी को खरीद लिया तो आप लाइफ टाइम उससे कुछ भी काम कराइए। तो ये सारी चीजें थी। वुमेन्स का जो मेनली स्पेस, प्राइवेट स्पेस होता था वो उनके घर में ही होता था, इसके अलावा उनका कहीं कोई प्राइवेट स्पेस, कहीं निकलना कुछ नहीं होता था, उनका घर ही उनका प्राइवेट स्पेस होता था। तो इस टाइप से जो ट्रेवलर्स थे उन्होंने सोशल लाइफ और सोसाइटी, किंग्स, लैंड, इन सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में चीजें बताई हैं, जिससे कि हमने कवर किया। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, थीम 6, ठीक है, जिसका टाइटल है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, जो कि हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you.